हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का जो है अब सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th-10th के बुक से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बदलते पैटर्न पर उन सारे प्रश्न को लाया हूँ क्लास 10th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र के 100 प्रश्न काफ़ी डिस्कशन के साथ करके मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, जर्मन राइन राज्य संघ का संगठन किसने किया था? जर्मन राइन राज्य संघ का संगठन का स्थापना पूछ रहा है, किसने किया था? वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जब भी बात नेपोलियन का हो तो आप याद रख लीजिएगा, नेपोलियन ने एक युद्ध लड़ा था जिसको हम लोग कहते हैं वाटरलू की लड़ाई। क्या कहते हैं? वाटरलू की लड़ाई। दोस्तों ये इसकी आखिरी लड़ाई था, ये इसकी आखिरी लड़ाई था। और इस वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। हारने के बाद में नेपोलियन को क्या किया गया? काला पानी का सज़ा दिया गया, काला पानी का सज़ा दिया गया। और 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जाल रेविन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि जालवेराइन क्या है। जालवेराइन जो है यह एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो क्वेश्चन पूछेगा जालवेराइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। और ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो ये फ्रांस के द्वारा स्थापना किया गया था, प्रसा के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन घ इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। दोस्तों रूस से एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। रूस के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। जबकि जापान के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। यह बात याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा था इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों एक प्रकार का ये बुक है। इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1848 ईस्वी में किया गया था। और इसका पूछेगा प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। लंदन किसकी राजधानी है? तो ब्रिटेन की राजधानी है। और ये पूछे कि पुस्तक किसका है? तो कार्ल मार्क्स। कौन कौन का है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कौन था? फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का स्थापना ये लिखा था। ये दोनों बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, रूस की अक्टूबर क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रूस की अक्टूबर क्रांति को हम लोग बल्शविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। अगस्त क्रांति आपको तो पता ही होगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन वही तो है अगस्त क्रांति। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। महाराष्ट्र के ग्रांड टैंक के ग्वालियर के मैदान से किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा लाल क्रांति, थोड़ा लाल क्रांति से क्वेश्चन जान लीजिए। लाल क्रांति का संबंध पूछेगा किससे है? तो आपको बताना है मांस या टमाटर उत्पादन। मांस या टमाटर उत्पादन का संबंध पूछेगा किससे है? तो आपको बताना है लाल क्रांति से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में देसी राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो इन आज़ाद भारत को एकजुट करना काफ़ी ज़्यादा समस्या था। इन सारे राज्यों में जहाँ पर अंग्रेज का शासन हुआ करता था, कई राज्यों में राजा का शासन हुआ करता था जिन्हें हम लोग राजवाड़ा के नाम से जानते थे। इन राजा के शासन को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिम्मेदारी उठाया था। और उस समय टोटल कितना रियासत था? देसी 565 रियासत था। कितना था? 565 रियासत था। और इन 565 रियासत को कौन मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? लौह पुरुष। क्या कहते हैं? लौह पुरुष भी कहते हैं और भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। क्योंकि आपको बिस्मार्क के बारे में पता ही होगा कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 4 युद्ध लड़ा था, कई युद्ध लड़ा था। और उस समय जर्मनी जो था 300 टुकड़ा में टूटा हुआ था। उन सबको एक किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक उसी प्रकार 565 राज्य का एक करने का काम भारत में कौन किया है?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह में दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। जब ऑप्शन में महात्मा गांधी न दिखे तब आपको लगाना है बारडोली की महिला। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया? दोस्तों, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। कहाँ चलाया गया था? नेल्लोर जिला। नेल्लोर जिला के दबरगंटा गांव में। कहाँ? दबरगंटा गांव में इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो बिहार में हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए 50% जो है सीट आरक्षित है। इसलिए इसका ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा सा अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के तहत पूछेगा कि कौन सा पंचायत में लगा था भारत में सर्वप्रथम, किस राज्य में लगा था? तो आपको बताना है कि राजस्थान में लगा था। कहाँ लगा था? राजस्थान में लगा था। पूछेगा किस जिला में लगा था राजस्थान के? तो नागौर में लगा था। कहाँ लगा था? नागौर में लगा था। पूछेगा किसने लगाया था? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता। किसने लगाया था? बलवंत राय मेहता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? दोस्तों, संघीय राज्य की जो विशेषता नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? लिखित संविधान। हाँ, हमारा संविधान तो लिखित संविधान है। शक्तियों के विभाजन ये भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्याय ये भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन ग हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। दोस्तों, ये जो इकहरी शासन व्यवस्था है ये संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको इकहरी शासन व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। इकहरी शासन व्यवस्था में सरकार की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास में होता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था का जो विशेषता होता है, इसमें स्थानीय सरकार जो होता है केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? दोस्तों, हम सबको पता है कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। तब से ये राज किया। लेकिन 1977 में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ गया था। तो वो कब हुआ था? 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना। पूछेगा ये किसके नेतृत्व में बना था? तो इस समय जो मेरा प्रधानमंत्री था, इस समय जो पीएम था, उसका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो वास्तविक प्रणालिका जो होता है, कार्यपालिका जो होता है, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि सबसे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन यहाँ पर संसदीय प्रणाली का बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन आर्टिकल एक इससे आगे जब निकलते हैं 53, ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के सहायता से करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो भी लोग फैसला लेता है, वो कौन लेता है फैसला? प्रधानमंत्री ही तो लेता है। सारा फैसला कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? अपना प्रधानमंत्री के सहायता से अपनी शासन को चलाता है। तो प्रधानमंत्री को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटोमेटिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं JDU,
जनता दल यूनाइटेड। दोस्तों इसका गठन जो हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या है। दोस्तों ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम सब बता सकते हैं कि इस समय कितना है? 38 है। अगर पूछेगा कि भारत में कुल कितना राज्य है, तो इस समय 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। पूछेगा भारत का 28वां राज्य कौन बना, तो आपको बताना है तेलंगाना बना। कौन बना? तेलंगाना बना। और पूछेगा तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र हम लोग जानते हैं कि लिच्छवी राजकुमार हम लोग किसको कहते हैं? लिच्छवी राजकुमार हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग कहते थे, क्योंकि इसका शादी कहाँ हुआ था? वैशाली वैशाली के लिच्छवी नामक राजकुमारी से हुआ था। तो महाजनपद काल में टोटल 16 महाजनपद काल था। कितना महाजनपद काल था? 16 महाजनपद काल था, जिसमें जो था कौन था? 16 महाजन, वज्जी और वैशाली, ये दोनों गणतंत्र था। लिच्छवी पूछ रहा है कि गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं कि लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? वो वैशाली की थी। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने में जस्ट लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हम लोग जानते हैं भारतीय जनता का चुनाव चिन्ह बचपन से देखते आ रहे हैं, मोहन मारे तान के कमल फूल छाप पहचान के। तो ये कमल फूल छाप जो होता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यानी बीजेपी। किसका? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल छाप है। और पूछेगा बीजेपी का स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 1980 में किया था। कब किया था? 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। किसको कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री था। मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है? अच्छा, जूट उत्पादक क्षेत्र कटिहार। हाँ, बिहार में कटिहार में भी जूट का उत्पादन होता है, दरभंगा में भी होता है, पूर्णिया में भी होता है, लेकिन दोस्तों भोजपुर में नहीं होता है। इसलिए भोजपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो भोजपुर हो जाएगा। और जूट उत्पादक में पूछेगा कि सर्वाधिक आगे कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाना, चीनी उद्योग, ये तो फिर भी बड़ा उद्योग हो गया। कागज उद्योग, ये भी बड़ा उद्योग हो गया। लो इस्पात उद्योग, ये तो बहुत बड़ा उद्योग हो गया। हस्तशिल्प मतलब कुटीर उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं। कुटीर उद्योग कहने का मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग हाथ से बनाते हैं, जैसे टोकरी का बुनना, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। हस्तशिल्प है मतलब हाथ के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे छोटा यही ना होगा। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना पूछेगा कि ये किस राज्य में है या संबंधित है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये देश का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। टिहरी बांध परियोजना देश का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई पूछेगा कितना है, तो 261 मीटर। कितना है? 261 मीटर इनकी ऊंचाई है। और टिहरी बांध हो गया। हीराकुंड बांध पूछे कहाँ है, तो महानदी पर है। और भाखड़ा नागला बांध पूछे किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ये सब बांध आपको याद रखना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो राजस्थान में है, जिसको राजस्थान का लाइफलाइन भी कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड का दोस्तों मैं कुछ झील बताता हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला याद रख लीजिएगा, नौकुचिया ताल। क्या याद रख लीजिएगा? नौकुचिया ताल। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनते चलिए। नौकुचिया ताल, खुरपताल, रूपक ताल, देवताल, नैनीताल, डोडीताल, सात ताल, मालाताल, राकसताल, देवताल, ये सब झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया हूँ कि टोटल पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 3 बार हुआ था। कितना बार हुआ था? 3 बार हुआ था। जो पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था।
और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। जबकि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 5 साल जोड़ लीजिए, 1992 में हुआ था तो 1997 में होगा। और तीसरा पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन, तो और 5 साल जोड़ दीजिए, 97 300 2002 में होगा। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होगा? 2002 में होगा। और पूछेगा कहाँ होगा? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। तो ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को दोस्तों हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सवाना के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस प्रदेश में कोनधारी वन पाया जाता है? कोनधारी वन दोस्तों उत्तराखंड में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है, लद्दाख में भी पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। अच्छा, इस हिसाब से तो ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा? इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड सीढ़ी नुमा कृषि पूछेगा, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा कृषि सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? तो इसी उत्तराखंड में किया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? दोस्तों भालू भी मांसाहारी जीव है, सिंह भी मांसाहारी जीव है, बाघ तो है ये है मांसाहारी जीव, लेकिन नील गाय जो है यह शाकाहारी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील गाय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तांबा खनन से संबंधित खेतड़ी केंद्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तांबा उत्पादन में राजस्थान का 2 क्षेत्र काफ़ी फेमस है। एक को कहते हैं खेतड़ी तो दूसरा को कहते हैं देवड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा खेतड़ी और देवड़ी कहाँ है? दोनों राजस्थान में है। किसके लिए फेमस है? तो ये तांबा के उत्पादन में फेमस है। दोस्तों तांबा का उत्पादन पूछेगा किस काल में हुआ था? तो ये ताम्रपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? ताम्रपाषाण काल में हुआ था। और दोस्तों इसी ताम्रपाषाण काल को हम लोग कहते हैं चाल कोथलिक एज। क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है? दोस्तों गुजरात में तो है ये है, गुजरात में ना है, गुजरात में है, गुजरात में है ये है, महाराष्ट्र में भी है ये है। महाराष्ट्र में कौन है? महाराष्ट्र में तारापुर है। कौन है? तारापुर है। और गुजरात में कौन है? काकड़ापाड़ा है। काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यहीं पे तो है। और उत्तर प्रदेश में नरोड़ा है, नरोड़ा है। केरल में तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान में। क्या बताना है? राजस्थान में। पूछे कुडुनकुलम और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में। नामे से लग रहा है कि तमिल लोग का भाषा है। तो कुडुनकुलम कल्पक्कम ये भी कहाँ है? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस फसल को उजला सोना कहा गया? अच्छा, काफ़ी झकास क्वेश्चन है। सफ़ेद सोना पूछ रहा है किस फसल को कहा गया है? तो प्लेटिनम और कपास को कहा गया है। तो प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है? कपास दिख रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन कपास हो जाएगा। कपास दोस्तों सूती वस्त्र से बनता है और सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो काली मिट्टी में बनता है। सूती वस्त्र काली मिट्टी से हाँ, काली मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो गन्ना दोस्तों, गन्ना का उत्पादन में भारत जो है ये द्वितीय स्थान पे है। पहला नंबर पे कौन है? तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। और याद रख लीजिएगा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत का यूपी है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सॉरी दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी? फूट डालो और शासन करो ये किसका नीति हो सकता है? बच्चा जान सकता है कि ये अंग्रेजों का ही नीति होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने भारत का शोषण किया है? हम लोग जानते हैं कि लगभग 250 वर्ष तक 200 से 250 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शोषण किया है, भारत पर अधिकार किया है, भारत के लोग को गुलाम बना के रखा था। तो ब्रिटेन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है,
अगला प्रश्न, आर्थिक क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, आर्थिक क्रिया से हमें राष्ट्रीय आय का पता चलता है। किसका पता चलता है? आय का पता चलता है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का ब्यौरा लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। पूछेगा कि उस समय राष्ट्रीय आय कितना था, तो प्रति व्यक्ति 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। इन्होंने इस बात का जिक्र अपना किताब द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया में लिखा था। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग भारत का वृद्ध पुरुष और अर्थशास्त्र का पिता भारत में कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किन प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? दोस्तों, सबसे कम पूछ रहा है तो आपको जानते हैं, जब भी सबसे कम पूछे तो आपको बिहार बताना है। क्या बताना है? बिहार। लेकिन जनसंख्या में नहीं, और सब चीज़ में, विकास के मामला में, तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, क्या आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय अगर जगह अगर आपसे पूछेगा तो आपको कौन बताना है? तो आपको बता देना है कि क्या हो जाएगा? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे कौन सॉरी, यहाँ पर केरल दिया हुआ है तो केरल हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित किस विकास की पद्धति में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाया जाता है? दोस्तों, समावेशी विकास ऐसा विकास होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 2007 से 12 किस पंचवर्षीय योजना का काल रहा? तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से कब तक चला था? 1951 से 1956 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा 1956 से 1961 के बीच में चला था, जो किसके मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था 61 से 65 तक चला। उसके बाद में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। लेकिन पूछ रहा है 2007 से 12 तक इसी प्रकार जाते जाते जो था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना तक चला गया था। दोस्तों, अब जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया है। योजना आयोग को समाप्त करके अब क्या लाया गया है? नीति आयोग। इसका स्थापना नरेंद्र मोदी ने किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसकी स्वीकृति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन होता है? मुद्रा का चलन पूछ रहा है कि किसकी स्वीकृति से होता है। स्वीकृति बोले तो किसकी इजाज़त से होता है? क्या जनता के इजाज़त से होता है? बिल्कुल गलत बात। क्या निजी बैंक के इजाज़त से होता है? ये भी गलत बात है। विश्व बैंक के इजाज़त से नहीं, सरकार के इजाज़त से होता है। तो इसलिए ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, एक समृद्ध विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? दोस्तों, एक समृद्ध देश है जो काफ़ी ज़्यादा विकसित है, तो उसका प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो क्या होगा? उच्च होगा, हाई होगा। इसलिए ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। पीछे बतेबे किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय आय की उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ये कौन सा राष्ट्रीय आय का पता करने के लिए पूछ रहा है कि हमको कौन कौन से विधि का करते हैं? सहज विधि, व्यवहारिक विधि, वैज्ञानिक विधि, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों, इन सभी विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का ब्यौरा ले सकते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का ब्यौरा किसने लिया था? दादा भाई नौरोजी। इनका किताब का नाम बताए किए थे, क्या बताए थे? ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया, ये बताए थे। और पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किसने करवाया था? तो आपको बताना है FST फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें किस आपदा से बिहार सुरक्षित है? काफ़ी शानदार प्रश्न, बच्चा इस प्रश्न को बना देगा। सुनामी एवं भूकंप। अच्छा, बिहार में जब समुद्र न है तो सुनामी कहाँ से आएगा? ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ज्वालामुखी एवं भूकंप, बिहार में क्या ज्वालामुखी है? नहीं है ना, है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाढ़ तो है लेकिन भूस्खलन नहीं है। भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ों का टूट के गिरना। बिहार में पहाड़ी भी नहीं है। सुनामी एवं ज्वालामुखी कि इनमें से किस आपदा से बिहार सुरक्षित है? हाँ, सुनामी और ज्वालामुखी से सुरक्षित है। ये सब आ सकता है लेकिन ये सुनामी से सुरक्षित है क्योंकि सुनामी यहाँ होता नहीं है, ज्वालामुखी भी यहाँ पर नहीं है।
चलिए, बाढ़ आता है, हाँ, बाढ़ तो अइबे करता है। भूसंकलन, रोड टोड तो टूटबे करता है, सब पहाड़ी पत्थर टूटबे करता है, वही संकलन कहलाता है। तो सुरक्षित इसी से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? तो हम लोग जानते हैं कि सूखाग्रस्त वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात है। तो गुजरात जो है क्या है, सूखाग्रस्त वाला राज्य है। अच्छा, उत्तर भारत में जो है दोस्तों, उत्तर भारत का अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में हमेशा बाढ़ की समस्या रहता है। तो बाढ़ की समस्या पूछेगा कि सर्वाधिक कहाँ रहता है, तो उत्तर भारत में रहता है, उत्तर भारत में। जबकि दक्षिण भारत में हमेशा सुखाड़ की समस्या रहता है। ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, याद रख लीजिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जोन 1 से जोन 5 संबंधित है, ये भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोन 1 से 5 वाला जो क्षेत्र होता है वो भूकंप संबंधित क्षेत्र होता है। अब भूकंप का माप हम लोग रिएक्टर स्केल से करते हैं, या रिचर स्केल से करते हैं, या सिस्मोग्राफ से करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी। हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। इस वियतनाम पर कब्जा किसका था, चीन का था। ये चीन ने क्या किया था, वियतनाम पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के संस्कृति को बदल करके काफ़ी चीनी संस्कृति में ढालना चाहता था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग उसके बाद में जानते हैं कि एक समझौता हुआ था। कौन समझौता हुआ था, जनेवा समझौता 1954 में। जनेवा समझौता कब हुआ था दोस्तों, जनेवा समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और इस समझौता के तहत क्या किया गया था कि 2 भाग में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। कौन समझौता के तहत, 1954 के जेनेवा समझौता के तहत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लियांग किचाओ कौन था? आहा, काफ़ी शानदार प्रश्न। चीनी सुधारक था दोस्तों, चीनी के एक मार्गदर्शक था लियांग किचाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गर्दा उड़ा देना है, किस समझौते के द्वारा वियतनाम का विभाजन 2 भागों में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि 1954 में जो दोस्तों हुआ था, 1954 में जो समझौता हुआ था वो कौन समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत वियतनाम को 2 भाग में बांटा, एक को कहा उत्तरी वियतनाम तो दूसरा का कहा दक्षिणी वियतनाम। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो किस समझौता के तहत, जेनेवा समझौता के तहत, तो ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो ये 1919 में पारित किया गया था दोस्तों। 1919 में एक एक्ट और पारित किया गया था जिसको हम लोग रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलेक्ट एक्ट कहते हैं, या इसको काला कानून भी कहते हैं, या इसको हम लोग बिना अपील या बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की और लोटों का नारा। और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था आर्य समाज का स्थापना? तो 1875 में किया था। कब किया था, 1875 में किया था। और धर्म सुधार आंदोलन भी पूछेगा किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था, तो मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। इसका किताब का नाम दोस्तों याद रख लीजिए, कई बार पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक का किताब का नाम याद रख लीजिएगा, क्या है, गीता रहस्य। क्या है, गीता रहस्य। राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, वो सरपंच होता है। ऑप्शन ब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में कोई भी व्यक्ति मत जो डालने के लिए जाता है उसका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन ब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? तब आपको बताना है न्यूजीलैंड। क्या बताना है, न्यूजीलैंड में ही सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न
अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी कहने की बात है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम लोग देश रत्न किस नाम से जानते हैं? देश रत्न या आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। इसका जन्म बिहार में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में लद्दाख की क्या स्थिति है? दोस्तों लद्दाख एक अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूकंपीय तीव्रता के मापन से संबंधित है। हम बताए थे भूकंप का जो हम मापन रिएक्टर स्केल से भी करते हैं, या रिचर स्केल से भी करते हैं, या सिस्मोग्राफ से भी करते हैं। किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पहला जूट मिल कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला जूट मिल जो खोला गया था कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। पूछेगा कि कब खोला गया था, तब आपको बताना है 1855 में खोला गया था। पूछेगा किसने खोला था, तो सेठ हुकुमचंद ने। किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने। सेठ हुकुमचंद ने, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों आसियान का स्थापना जो हुआ था अगस्त 1967 में हुआ था। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो ये बुक है जो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस देश में आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और अन्य आंकड़ा है? तो बस हमको किस देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और अन्य आंकड़ा है, तो वो दोस्तों राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। इसलिए इसका ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने तो आपको बता भी किया था, राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किससे विनिमय किया जा सकता है? विनिमय मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों एटीएम कार्ड से भी पैसा का आदान प्रदान होगा, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, चेक से भी हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन में इनमें सभी दे दिया है, तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान युग में कौन मुद्रा चलन में है? सिक्का भी, हाँ सिक्का भी तो चलता है, सिक्का बंद थोड़ी हुआ है। सिक्का भी चलता है, शाक मुद्रा भी चलता है, पत्र मुद्रा भी चलता है, इनमें से सभी सब चलता है। तो इस ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सुलभ स्थान है। तो गैर संस्थागत दोस्तों ऐसा एक बैंक का काम करता है जो महाजन के द्वारा, दोस्त के द्वारा या किसी के द्वारा अगर हम उधार कर्जा लेते हैं तो वो गैर महाजन में आ गया, गैर संस्थागत में आ गया। अगर बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो वो संस्थागत लोन हो गया। तो गैर संस्थागत न पूछ रहा है, तो ये कोई सेठ के द्वारा लिया जाता है या दोस्त के द्वारा या कोई व्यापारी के द्वारा लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? महाजन के द्वारा। गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का संबंध सुलभ साधन कौन है? महाजन, दोस्त, ये सब आपको बताइए दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? अच्छा, बीमारू राज्य पूछ रहा है, तो बिहार को तो सबसे पहले चुन लीजिए, सब चीज़ में पीछे है जनसंख्या छोड़ के, और जनसंख्या घनत्व छोड़ के। जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सब क्या है? बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बिजली पैदा होती है? बिजली पैदा कोयला से भी होती है, यूरेनियम से भी होता है, जानते हैं, पानी से भी होता है, गैस से भी होता है। तो ऑप्शन सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन घ बिना सोचे मारिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि एलपीजी एवं एचबीजे पाइपलाइन संबंधित है। दोस्तों ये जो है गैस रिसाव से संबंधित है, गैस से संबंधित है। एलपीजी में पूछेगा कौन सा गैस भरा जाता है, तो मीथेन गैस भरा जाता है, CH4। या दलदली वाला स्थान में पूछेगा कौन सा गैस पाया जाता है, तो उसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बॉक्साइट की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो बॉक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है। तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट का अयस्क थोड़ा सा जान लीजिए। बॉक्साइट का अयस्क कौन कौन होता है? एल्युमिनियम होता है और कोरंडम होता है। कौन कौन होता है? कोरंडम। बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम और कोरंडम दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? सुनहरा रेशा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? हम लोग पटुआ यानी पटसन को कहते हैं। और पटसन हमको कहाँ दिख रहा है? जूट, जूट, जूट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। अब पटसन को आप जब छोड़ाते हैं तो आपको सोना के जैसा मतलब चमकीला दिखता होगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, चाय में क्या पाया जाता है? चाय में टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। धान में कौन सा रोग हो जाता है? खैरा या अंगमारी रोग हो जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। दोस्तों ये रहा आज का लगभग 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों हर एक छोटा चैनल आप लोग के सहयोग से ही बड़ा बनता है। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। और आप लोग थोड़ा सा और अपने भाई को ध्यान दीजिए और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक भी रुपया नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री में सब चीज़ का कोर्स करवाया जाएगा इस चैनल पर। आप बिल्कुल टेंशन से फ्री रहिए।